अब ये कहें कि आप आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के कुछ खास प्रॉपर्टीज। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और जो भी स्टूडेंट नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमने ये बैच स्टार्ट की है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस बैच में पढ़ना चाहते हैं उनका हम बहुत ही बेसिक से अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे समय से पहले, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, क्लास 12 के सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो आप हमारे इस क्लास का लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आपके लिए अवेलेबल है, डेली आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। तो जैसे कि आज के टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें आज हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का क्या खासियत है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कहता है कि रिमेन्स अनचेंज्ड, हमेशा अपरिवर्तन रहेगा, मतलब अनचेंज्ड, यानी कि कोई बदलाव ही नहीं होगा। इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब यदि रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, आपको ट्रांसपोज याद है, ठीक, ट्रांसपोज में क्या होता था, रो सारे रो कॉलम में लिख देते थे, कॉलम के सारे एलिमेंट को रो में लिख देते थे। सेम वही फंडा यहाँ भी करना है। यदि किसी भी मैट्रिक्स के सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को रो में, उस केस में उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सा और एक भाषा में समझिए, जैसे कि कोई एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है सर, कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसमें जो वैल्यू आया था, इसको मान लीजिए सॉल्व किए, तो इसमें यदि आपका 30 वैल्यू आया था, ठीक है, तो कहता है कि इसका यदि आप इंटरचेंज कर देंगे ना रो को कॉलम में, तो भी 30 ही आएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, लेट करेंगे। मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू होगा, डेल्टा इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू इसके इक्वल आएगा। ठीक, किसके इक्वल, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए रो कॉलम में इंटरचेंज हो गया, इसका जितना वैल्यू आएगा इसमें भी वही आएगा, इसमें अगर 50 आएगा इसमें भी 50 आएगा, इसमें अगर 0 आएगा इसमें भी 0 आएगा। क्लियर है, आप कर सकते हैं इस तरह के एक डिटर्मिनेंट के साथ। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज 2 को भी निपटा देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहता है कि इफ एनी 2 रोज, मान लीजिए कि कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो और 2 कॉलम, कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम या तो कोई भी 2 रो क्या है, कहता यह है कि आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि सेम होते हैं, देखिए ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर क्या होंगे, सेम, एलिमेंट्स आर सेम। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर इसको सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपको यदि हम समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझना होगा, कोई भी डिटर्मिनेंट रहे, यदि उसके कोई भी 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम की सारे एलिमेंट डिटो सेम हो, R1 में जो एलिमेंट है यदि R2 में भी वही एलिमेंट है, या तो C1 में जो एलिमेंट है C3 में भी वही एलिमेंट है, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ऐसा प्रॉपर्टीज कहता है। प्रूफ नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, क्योंकि प्रूफ करने से आपका भी समय लॉस होगा और हमारा भी। ठीक है, तो इसको हम कम समय में आपका भी समय बचाएंगे और हमारा भी समय बचाएंगे। तो देखिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिए हुए हैं A1 B1 C1 A1 B1 C1, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले जो कॉलम्स है और ये वाले कॉलम बिल्कुल ही सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। देखिए ये और ये और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, अपने से सीधे वाले एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये जो कॉलम है उसमें इक्वल नहीं है। तो इस केस में आप कहेंगे कि C1 और C2 जो है वो आइडेंटिकल है, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इस केस में ये जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा देन डेल्टा इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया था 3 और 2 में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टीज 2 अभी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज 2 क्या कहता है कि इफ एनी टू रो, कोई भी दो रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, यानी कि अभी कोई एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ या तो कोई एक रो को किसी दूसरे रो के साथ यदि हम इंटरचेंज करते हैं, एलिमेंट में परिवर्तन कर देते हैं, उस केस में उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है ना उसका साइन में चेंजेस होता है। यानी कि यदि पहले 20 आता था तो इंटरचेंज करने के बाद -20 आएगा, यानी कि अगर वैल्यू पहले पॉजिटिव आता था तो अभी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यदि हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं तो मान लेते हैं कि डेल्टा एक वैल्यू है, तो यहाँ पे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और ये है A3 B3 C3। मान लेते हैं इसमें से हम R1 इंटरचेंज कर देते हैं R3 के साथ। देखिए फर्स्ट रो इंटरचेंज हो रहा R3 के साथ, उस केस में इसका जो वैल्यू होता है पहले वाले डिटरमिनेंट का A3 B3 C3 A2 B2 C2 और A1 B1 C1। देखिए तो इस केस में क्या होता है, पहले वाले जो वैल्यू था और बाद वाले जो वैल्यू है उसका साइन में चेंजेस होता है। पहले पॉजिटिव आता था तो अभी नेगेटिव आएगा। अभी इसका फिर से यदि हम कोई इंटरचेंज कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है फिर से ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो इसका वैल्यू होता है वो हमेशा चेंज होता है। मान लेते हैं यदि हम फिर से करने जाएंगे C1 इंटरचेंजिंग मान लीजिए C2 कर देंगे तो उस केस में भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये अभी नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव हो जाएगा। C1 इंटरचेंजिंग C2 तो ये क्या हो जाएगा, B3 B2 C B1 B3 B2 B1 B3 B2 B1 A3 A2 A1 A3 A2 A1 और ये C3 C2 C1। तो अब इस तरह से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 प्रॉपर्टीज अभी तक हमारा कंप्लीट हो गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ये तो 4 है। प्रॉपर्टीज 4 क्या कहता है कि इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट या तो किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को क्या करते हैं, कोई एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक डिटरमिनेंट है, बातों को समझिएगा कि कोई एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो को पकड़ेंगे या तो कोई एक कॉलम को पकड़ेंगे, उसके यदि सारे एलिमेंट को कोई कांस्टेंट के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला प्रॉपर्टीज कहता है कि तो उसका वैल्यू भी के से मल्टीप्लाइड होता है। मतलब मान लेते हैं सपोज दैट एक डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू पहले 20 आता था। ठीक है, मान लेते हैं R1 का जो वैल्यू है सारे एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस डिटरमिनेंट का भी जो वैल्यू है ना वो भी 2 से मल्टीप्लाइड मिलेगा। यही आपको प्रॉपर्टीज कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता। यानी कि यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर से उसका वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाता है। वही चीज़ कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, कोई एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे हम शॉर्ट में आपको वेरिफिकेशन कर देते हैं। मान लेते हैं हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये एक डिटरमिनेंट है। मान लेते हैं इस जो डिटरमिनेंट है इसके सारे वैल्यू को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए R1 के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के A1 के B1 के C1 तो हाँ तो ये हो जाएगा A2 B2 C2 ये हो जाएगा A3 B3 C3। तो इसका जो पहले जो ओरिजिनल वैल्यू था वो भी ओरिजिनल वैल्यू ये था, ये भी क्या होगा के से मल्टीप्लाई ही मिलेगा। ठीक है, A2 B2 C2 और ये हो जाएगा A3 B3 C3। ठीक है, समझ में आ गया है। यानी कि
आपका इक्वल नहीं मतलब के से मल्टीप्लाई मिलता है, जल्दी से लिख लीजिए। तो देखिए जो प्रॉपर्टी 5 है, ये प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 5 आपको कहता है, पहले आपको हम जो स्टेटमेंट है उसको रीड करके समझा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा देंगे। प्रॉपर्टी 5 कहता है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो, कुछ या सारे एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ, किसका, डिटर्मिनेंट का, ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसके कोई एक रो या तो कोई एक कॉलम के सारे या कुछ एलिमेंट क्या होंगे, वो होंगे ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। मतलब किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का सारे या कुछ एलिमेंट दो या दो से अधिक टर्म पे यदि एक्सप्रेस्ड किए हुए रहेंगे, उस केस में कहता है कि देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। यानी कि उस केस में वो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको भी दो या दो से अधिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, अभी यहाँ तक समझ में नहीं है, आप अपनी भाषा में समझिए, ओन लैंग्वेज में समझिए। हम अगर अपने भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई एक डिटर्मिनेंट है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, तो कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट सब यदि दो या दो से अधिक टर्म पे रहते हैं, एक्सप्रेस किए हुए रहते हैं, उस केस में वो डिटर्मिनेंट को भी दो अलग अलग डिटर्मिनेंट, दो या दो से अधिक अलग अलग डिटर्मिनेंट में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लेते हैं वेरिफिकेशन, मतलब दैट इज हम ये कहेंगे, या तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए आप ध्यान दीजिए कि ये वाला डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है उसमें उसके सारे एलिमेंट दो टर्म पे एक्सप्रेस्ड है, दो टुकड़े में एक्सप्रेस्ड किया हुआ है। तो इस केस में यदि इस डिटर्मिनेंट के कोई एक पार्टिकुलर रो यानी कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट टू टर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं, तो ये वाला डिटर्मिनेंट को भी हम दो टर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक ये वाला हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 करेंगे। एक क्या लेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो टू टर्म पे एक्सप्रेस कर दिए। तो इस तरह के ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो विशेष प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यदि आप लोगों ने ये काम अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर जो 6 है, और आप कहेंगे कि ये जो लास्ट प्रॉपर्टीज है उसमें क्या कहता है, उसमें आप लोग को कहता है कि प्रॉपर्टीज 6 कहता है कि इफ, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम रीड कर रहे हैं उसके बाद आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कोई भी रो के सारे एलिमेंट, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ ए डिटरमिनेंट the equimultiples of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains the same। मतलब क्या कहता है, आप कोई एक रो उठा लीजिए, चलिए उठा लिए R1, और कोई दूसरा रो ले लीजिए R2। इस दूसरा जो रो है R2, इसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोई K से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और R1 के सारे एलिमेंट के साथ ऐड कर दीजिए, यानी कि R1 प्लस के R2। इस तरह का हरकत हम एक्सरसाइज 3.4 में करते थे। यदि आप इस तरह के ऑपरेशन करते हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू में कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। चलिए, ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। हम जी समझाने का प्रयास करते हैं। कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके कोई एक कॉलम ले लीजिए और एक दूसरे कॉलम ले लीजिए। तो उस दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट को कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कीजिए और C1 के साथ ऐड कीजिए। तो इस तरह का यदि आप करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि एक लाइन में यदि ये वाला प्रॉपर्टीज हम समझने का कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहेगा। इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन, यदि हम लोग इस तरह का अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई किए सर, RI में अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, RI को RJ के साथ ऐड कर रहे हैं, K मल्टीप्लाई करते हुए, या तो CI को CI प्लस K CJ कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि रहेगा डेल्टा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये है A3 B3 C3, ठीक है। अब बताइए, अब यदि हम अप्लाई करते हैं C2 में, क्या अप्लाई करेंगे, C2 प्लस K C3, मतलब हम ये कर रहे हैं कि K के सारे एलिमेंट को C3 के सारे एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C3 के सारे एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम C2 के साथ ऐड भी कर रहे हैं। और ये हरकत कहाँ पे कर रहे हैं, ये हरकत हम C2 में कर रहे हैं। तो वो वाला जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। तो A1 A2 A3 हम अप्लाई कहाँ पे किए हैं, C2 में किए हैं। C2 प्लस K C3, यानी कि इसको K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो B1 प्लस K C1, B2 प्लस K C2, B3 प्लस K C3 और ये है C1 C2 C3। तो इस तरह के आपके डिटरमिनेंट के सारे प्रॉपर्टीज पूरा कॉन्सेप्चुअल से समझाने का हम प्रयास किए। इसके बाद वाला वीडियो में आपको मिलने जाएगा एक्सरसाइज 4.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा होगा समझाने का हम पूरे प्रयास किए, आपको समझ में आया नहीं आया कम से कम कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे, बस हमारे चैनल में बने रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।